इस दुनिया में इंसान का स्टेटस और उसकी किस्मत रैंक से डिसाइड होती है। रैंक सिर्फ पावर ही नहीं, बल्कि दिमाग, कनेक्शंस और पैसा सब कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि जॉब्स और काम भी रैंक के हिसाब से बनते हैं। एक हरा भरा बड़ा सा वैली दिखाया जाता है, जैसे ये बताने के लिए कि इस दुनिया में हर चीज का एक रैंक होता है। इसी दुनिया में एक लड़का अपनी जर्नी शुरू करता है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। सीन शिफ्ट होता है। एक शांत सा गांव जिसका नाम है टॉब विलेज। यहां एक लड़का लकड़ी तोड़ रहा होता है, सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग पंच से। वो पसीना पोंछता है और बोलता है कि उसका काम खत्म हो गया है। उसका नाम है लो, एज 16 साल। तभी एक लड़की लो को डांटती है कि वो उसके पैर दबाने में मदद नहीं कर रहा। लो शर्माते हुए हां बोल देता है। अचानक वो लड़की जंप करती है और किसी को सीधा मुंह पर लात मार देती है, चिल्लाते हुए। वो लड़की यूना होती है। गुस्से में यूना बाकियों से कहती है कि लो से सब काम करवाना बंद करो। लो चुपचाप सबको देख रहा होता है, थोड़ा सा लॉस्ट सा लगता है। यूना लो को डांटती है कि वो हमेशा पुश ओवर जैसा बिहेव करता है और उसे थोड़ा बोलना सीखना चाहिए। लो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। यूना कहती है कि बात फर्क पड़ने की नहीं है। फिर यूना स्माइल करती है और कहती है कि उसे पता है कि लो कितना काइंड है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड हो जाती है। वो सजेस्ट करती है कि गांव के बाहर चलते हैं। लो धीरे से बताता है कि उसे एक हिडन रास्ता पता है जो गांव के बाहर जाता है। तभी उनकी दादी आ जाती हैं और याद दिलाती हैं कि उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। वो यूना को पकड़कर वापस खींच लेती हैं और जोर से नहीं चिल्लाती हैं। एक गांव वाला कहता है, शांत हो जाओ, लेकिन यूना गुस्से में बोलती रहती है। एक आदमी लो से बोलता है कि बाद में पानी भरने में मदद कर देना। लो पोलाइटली हां बोल देता है। यूना चिल्लाती है कि उसे काम नहीं करना। कोई बोलता है कि लो और यूना बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक लड़की लो से कहती है कि थोड़ा रेस्ट कर ले और अपनी मर्जी का कुछ कर। फिर भी लो कहता है कि वो मदद करेगा। लो याद करता है कि उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसे फैमिली की तरह रखा। वो समझता है कि सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया ताकि वो कभी अकेला महसूस न करे। एक आदमी को पीठ पर उठाए हुए लो सोचता है कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुकाए। वो मुस्कुराता है और बोलता है कि उसे अपना गांव और यहाँ के सब लोग सच में बहुत पसंद है। बूढ़ा आदमी इमोशनल होकर लो को गले लगा लेता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। लो चलते हुए सोचता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये गांव के लोग ही हैं। यूना को गांव के बाहर जाने की कोशिश के लिए बांस के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो कंप्लेन करती है कि उन्हें कभी बाहर जाने क्यों नहीं देते। वो बोलती है कि बाहर के लोग यहां आते हैं तो बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है। दादी कहती है कि बात ये नहीं है, बाहर की दुनिया खतरनाक है। वो सीरियस टोन में बताती हैं कि वो लोग नफरत किए जाते हैं। यूना कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, नफरत किससे? दादी ठंडी आवाज में बोलती हैं कि उसे रीजन जानने की जरूरत नहीं है। लोग कुएं पर पानी भर रहा होता है, अपना काम खत्म करके धीरे से बोलता है कि हो गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। यूना छुपके से इशारा करती है और श्श बोलती है। वो प्राउडली बताती है कि वो भाग निकली है और लो को साथ चलने को बोलती है। वो कहती है डांट पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी ग्लोरी के लिए वर्थ इट है। लो शॉक में होता है, लेकिन यूना उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। यूना घुटनों पर बैठकर कहती है कि दादी फिर गुस्सा होंगी। फिर स्माइल करके बोलती है कि सब ठीक है और वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। लो शर्मा जाता है और ध्यान से सुनता है। दोनों एक जंगल से गुजरते हैं जहां लंबी लंबी पेड़ और सनलाइट आ रही होती है। यूना एक्साइटेड होकर आगे इशारा करती है और कहती है, यही है। लो ऊपर देखता है और सरप्राइज हो जाता है। उनके सामने बाहर की दुनिया का बड़ा सा व्यू होता है। यूना हाथ उठाकर प्राउडली बोलती है कि ये बाहर की दुनिया है और ये बहुत बड़ी है। लो नीला आसमान और खुली दुनिया देखकर ऑ में रह जाता है। वो ब्लश करता है और बोलता है, ये तो इनक्रेडिबल है। यूना उसके पास खड़ी होती है, सॉफ्ट सी स्माइल के साथ। लो एक बुक खोलता है और यूना से पूछता है कि क्या उसे बाहर की दुनिया के रूल्स पता है। बुक में रैंकिंग्स, पावर, सिस्टम्स, जॉब्स और रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा होता है। यूना कंपेयर करती है और कहती है कि बाहर की दुनिया के रूल्स ज्यादा एक्साइटिंग हैं। वो डिक्लेयर करती है कि उसे गांव के रूल्स की परवाह नहीं, वो एडवेंचर पर जा रही है। वो लो की तरफ हाथ बढ़ाती है। लो हेजिटेट करता है। यूना कहती है कि उसे दुनिया में जाना ही पड़ेगा। वो याद दिलाती है जब वो 5 साल के थे और एक जायंट बर्ड ने उन पर अटैक किया था। फ्लैशबैक में खतरनाक काला पक्षी उन पर झपटता हुआ दिखाई देता है। यूना आंसुओं से कहती है कि लो ने उसे तब बचाया था। लो सरप्राइज हो जाता है।
यूना एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ ये सच था। वो कहती है कि उस दिन से उसे पता चल गया था कि लो स्पेशल है, चाहे वो हमेशा थोड़ा ब्लैंक ही क्यों ना रहे। वो बोलती है कि जब लो सच में ट्राई करता है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यूना ब्राइट स्माइल के साथ फिर इनवाइट करती है। दोनों एक खूबसूरत रास्ते पर चलते हैं। लो धीरे से थैंक्स बोलता है, फिर रुककर कहता है कि उसे अपना गांव बहुत प्यारा है और वो छोड़कर नहीं जा सकता। यूना गुस्से में उसे मुक्का मारती है और स्टबर्न इडियट बोलती है। वो चिल्लाते हुए चली जाती है, कहती है कि वो अकेले ही जाएगी और लो हमेशा यहीं अटका रहेगा। लो उसे जाते हुए देखता है और धीरे से बोलता है, ध्यान से जाना। वो अकेला बैठकर सोचता रहता है। टाइम पास होता दिखाया जाता है, आसमान बदलता है। लो डिसाइड करता है कि उसे वापस जाना चाहिए। तभी उसे आसमान में कुछ अजीब दिखाई देता है। एक ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ पल्स कर रहा होता है। अचानक वो चीज एक तेज रोशनी का बीम जमीन की तरफ छोड़ती है। शॉक वेव से लो हवा में उछल जाता है। वो जमीन पर गिरता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या था? आगे भागते हुए वो देखता है कि वो अजीब चीज गायब हो चुकी होती है। लो की आंखें अचानक डर से फैल जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसके दिमाग में एक के बाद एक चेहरे आते हैं, यूना, दादी और पूरा गांव। घबराहट में वो क्लिफ के किनारे तक पहुंचता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है उसके कदम अपने आप धीरे हो जाते हैं। नीचे झांकते ही उसकी सांस अटक जाती है। गांव गांव गायब था। जहां कभी टोप गांव था, वहां अब सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। सब कुछ मिटा हुआ, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। लो बिना पलक झपकाए देखता रह जाता है। उसका दिमाग समझने की कोशिश करता है, पर आंखों के सामने जो है वो सच था। गांव सच में खत्म हो चुका था। लो गड्ढे के अंदर भाग जाता है, चिल्लाता है, यूना, दादी, कोई है? कोई जवाब नहीं। तब अचानक उसके सामने यूना की एक तस्वीर सी उभर आती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो हमेशा लो के साथ रहेगी। लो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर और चेहरे दिखते हैं, गांव के लोग, सब उसे तसल्ली देते हुए कि वो अकेला नहीं है। ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लो घुटनों के बल गिर जाता है, जोर से चीख पड़ता है। उसका दर्द हवा में फैल जाता है। वो खुद से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। आंखों में आंसू लिए वो सबको खोने का गम मनाता है। जमीन को जोर से पकड़कर वो खुद को कोसता है कि वो फिर से देश से पहुंचा। तभी एक आदमी जिसके बदन पर चादर होती है वहां आकर रुकता है। वो कहता है कि वो बस देख ही सकता था। वो चुपचाप लो के सामने खड़ा रहता है, उसके दर्द को समझते हुए। लो उसके सामने झुक जाता है। आदमी पूछता है कि क्या तुम टॉरी गांव के सर्वाइवर हो? लो हल्की सी आवाज में कहता है, हां। आदमी धीरे से कहता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। फिर बोलता है कि अब वो आइलैंड भी नहीं रहा। लो को कहता है कि चिंता मत करो। वो पूछता है कि क्या लो जानता है कि वो अजीब चीज क्या की? तभी एक और आदमी वहां आ जाता है। गुस्से और घबराहट में पूछता है, ये सब क्या हुआ? पूरा गांव कैसे गायब हो गया? लो दर्द और उलझन में चीखता है, मुझे बताओ, ये सब क्या था? चादर वाला आदमी गंभीर चेहरे के साथ बोलता है। वो लो को कहता है कि गांव को भूल जाओ। उसके हाथ में एक कागज देता है जिस पर एक सेफ जगह लिखी होती है। दूसरा आदमी गुस्से में चिल्लाता है, पूरा गांव मिटा गया और तुम बस भूलने को कह रहे हो? वो बोलता है कि ये दुनिया एक बच्चे के लिए सेफ नहीं है। लो चुपचाप सुनता रहता है। आदमी कहता है कि पास्ट को छोड़ दो, इसी में बचाव है। जाते जाते उसे वार्निंग देता है कि और ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। वो लो से भीख मांगता है कि लड़ने मत जाओ और एक और शिकार मत बनो। तब लो के कान में यूना की बात गूंजती है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अंदर कुछ जाग उठता है। आदमी हैरानी से देखता है जब लो के आसपास ताकत फैलने लगती है। लो दांत भींचकर बोलता है, वो कभी नहीं भूल सकता जो हुआ है। उसके चारों तरफ एनर्जी घूमती है। लो जोर से कहता है कि वो आइलैंड पर जाएगा और सबको वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो। तब उसके दिमाग में बचपन की यादें आती हैं। एक बार वो जमीन धंस जाने के बाद अकेला खड़ा था। उसने उस हादसे में अपने माँ बाप खो दिए थे। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। तब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। गांव वाले उसे अपने साथ ले आए थे। सबने उसे अपनी फैमिली की तरह रखा। यूना हमेशा खुश रहती थी, उसके पास रहती थी। लो को याद आता है कि वो हमेशा उसके साथ थी। गांव के सब लोग अच्छे थे। जो भी मदद मांगे वो कभी मना नहीं करते थे। एनर्जी से घिरा लो बोलता है, वो उनमें से किसी को भी कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, मैं आइलैंड जाऊंगा और सबको वापस लाऊंगा। उसे देख रहा आदमी इस भारी ताकत से हिल जाता है। लो के आसपास एक तेज औरा फैल जाता है। उसके शरीर से प्राणा बहने लगता है। बताया जाता है कि प्राणा हर जिंदा जीव की मानसिक शक्ति होती है।
हर कोई इसे रख सकता है, पर बहुत कम लोग इसे महसूस कर पाते हैं। कुछ खास लोग इसे बिना सोचे यूज कर लेते हैं। आमतौर पर यह दिखता नहीं, पर जब प्राणा ज्यादा स्ट्रांग हो तो चमकने लगता है। कुछ जातियों के पास अलग टाइप का प्राणा होता है। कुछ चेहरे दिखते हैं जैसे गांव के लोग भी कुछ खास थे। चादर वाला आदमी जीभ चपकाता है। उसे समझ आ जाता है कि लो ही बैबल का सर्वाइवर है। वो कहता है कि वो लो को बाद में लेना चाहता था, पर अब वक्त आ गया है। वो एक तलवार लो की तरफ फेंकता है। बोलता है, अगर आइलैंड जाना है तो तलवार उठाओ, और अगर तुमने दम दिखाया तो मैं ट्रेनिंग दूंगा। माहौल और भारी हो जाता है। आदमी लाल तलवार पकड़कर कहता है, मुझ पर जान से वार करो। नीली प्राणा से चमकता लो लाल औरा वाले योद्धा के सामने खड़ा होता है। तलवारें टकराती हैं। तेज और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। नया होने के बावजूद लो पीछे नहीं हटता। उसकी ताकत हैरान कर देने वाली होती है। लड़ाई और तेज हो जाती है। देखने वाला बोलता है कि लो का प्राणा कंट्रोल आम लोगों से काफी आगे है। लो और ज्यादा प्राणा छोड़ता है। एक जबरदस्त एनर्जी का झटका निकलता है। पूरा इलाका हिल जाता है। बाद में आदमी बताता है कि उस आइलैंड का नाम है ब्लैक गॉड सीट, एक रहस्यमयी जगह जो समुद्र के बीच अपनी जगह बदलती रहती है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह आदमी मान लेता है कि वो फिर से देर से पहुंच गया। लो को बताया जाता है कि एक थ्योरी के मुताबिक जो लोग उस रोशनी में घिरे थे, शायद उन्हें भगवानों के आइलैंड पर ले जाया गया हो। लो सोचता है, अगर उसने भी उस रोशनी को छू लिया होता तो शायद वो भी वहां पहुंच जाता। पर आदमी कहता है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, पक्का सच नहीं। लो पूछता है, अब उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उन तक पहुंच सके। आदमी समझाता है, पहला रास्ता है एडवेंचरर रैंकिंग सिस्टम। लो ध्यान से रिपीट करता है, एडवेंचरर रैंकिंग। ये सिस्टम एडवेंचरर्स को उनके काम, तजुर्बे और ताकत के हिसाब से रैंक करता है। जो लोग टॉप 10 में पहुंच जाते हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं कि खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ सकें और दुनिया उन्हें पहचाने। अगर कोई टॉप 10 में आ जाए तो उसे भगवानों के आइलैंड तक जाने का हक मिलता है। वो आइलैंड इस दुनिया का नंबर 1 डेंजर जोन माना जाता है। लगभग कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया। आदमी लो से पूछता है, इतना सब जानने के बाद भी क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? लो बिना एक पल सोचे बोलता है, हाँ। आदमी उसे गहरी नजर से देखता है। उसकी आंखों में जो पक्का इरादा था वो आदमी को दिखता है। वो मान जाता है कि 1 साल तक वो लो को ट्रेनिंग देगा, पर साफ कहता है वो सिर्फ तलवार सिखा सकता है। लो हाँ बोल देता है। कहता है ये उसके लिए सीढ़ी होगी एडवेंचरर रैंकिंग चढ़ने की। आदा अपना नाम बताता है, आडा, नाइट रैंकिंग में नंबर 1 और इंसानियत का सबसे ताकतवर नाइट। जब लो से उसका नाम पूछा जाता है, वो सिर्फ सीधा सा बोलता है, लो। आडा उससे हाथ मिलाता है और वार्निंग देता है कि वो उसे कभी भी छूट नहीं देगा। डूबते सूरज के नीचे जब दोनों हाथ मिलाते हैं, आडा लो को अपना पहला शिष्य मान लेता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। लो का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एक ही वार में दुश्मन को गिरा देना। जबरदस्त ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ फट जाते हैं, मांसपेशियां फट जाती हैं, हड्डियां तक चरक जाती हैं। कभी कभी तो वो मॉन्स्टर के मुंह में तक समा जाता है, जहां उसके शरीर से हर जगह से खून बह रहा होता है। उस दिन के बाद आडा ने कभी भी भगवानों के आइलैंड का जिक्र नहीं किया। लो मानता है कि गांव के लोग अभी भी जिंदा होंगे। सच जानने के लिए उसे खुद वहां तक जाना होगा। रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो हार नहीं मानेगा। लो सोचता है, आखिर वो आइलैंड है क्या, और गांव ऐसे कैसे गायब हो गया? एक पूरा साल वो बिना रुके ट्रेनिंग करता है, सच तक पहुंचने के लिए। 1 साल बाद लो वहीं खड़ा होता है, पर अब पहले से ज्यादा ताकतवर। आडा पूछता है, क्या तुम सफर शुरू करने के लिए तैयार हो? लो जवाब देता है, मैं बहुत पहले से तैयार हूं। उसके दिमाग में यूना की आवाज गूंजती है। वो पल याद आता है जब यूना ने उसे एडवेंचर पर चलने को कहा था। उसे कभी लगा भी नहीं था कि एक दिन वो अकेला निकल पड़ेगा। लो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो यूना का सपना अपने साथ लेकर चलेगा। आडा कहता है, अब चलने का वक्त आ गया है। लो बिना रुके आगे बढ़ता है और सिर्फ बोलता है, हाँ। इस तरह 17 साल का लो, थोड़ा लंबा, थोड़ा ज्यादा मजबूत, इंसानियत के सबसे ताकतवर नाइट का शिष्य बनकर अपनी यात्रा पर निकलता है, भगवानों के आइलैंड की तरफ। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, पक्का इरादा। यहीं से उसकी असली एडवेंचर शुरू होती है। एक नक्शा दिखाया जाता है जिसमें वालार किंगडम के अंदर टोरी गांव की जगह बताई जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सामने आता है चमकता हुआ राजधानी शहर ट्रैक्सा। यहीं पर है अप्रेजल ब्यूरो का ट्रैक्सा ब्रांच। अंदर से कोई आवाज आती है, लूक, लूक। लूक अपनी टेबल पर सोया होता है। चारों तरफ किताबें बिखरी होती हैं।
एक आवाज उसे जगाती है, टाइम होने वाला है। लूक घबरा कर उठ जाता है। उसे याद आता है कि वो फिर से सो गया था। हॉल में 2 औरतें चल रही होती हैं। एक पूछती है, क्या वो फिर से सो रहा था? दूसरी उसे डांटती है, लोगों की रैंकिंग का जिम्मा तुम्हारे हाथ में है और तुम ऐसे काम कर रहे हो। बताया जाता है कि अप्रेजर्स सिर्फ डेस्क पर बैठने वाले लोग नहीं होते। उनका बैज दिखाया जाता है जो बताता है कि ये लोग पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं रैंकर्स का अंदाजा लगाने के लिए। अप्रेजर्स का पद बहुत इज्जत वाला होता है क्योंकि वो किसी के टैलेंट और इम्तिहान को पहचान सकते हैं। इस प्रोफेशन को दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक कामों में से एक माना जाता है। एक लड़की घबरा जाती है अपनी जिम्मेदारी समझकर। उसकी सीनियर पूछती है, तुम अपने करियर में क्या करना चाहती हो? लड़की जोश से कहती है, उसके बहुत सारे गोल्स हैं। सीनियर समझाती है, प्रमोशन का सबसे अच्छा तरीका है किसी स्ट्रॉन्ग रैंकर की एक्सक्लूसिव अप्रेजर बनना। लड़की का सपना होता है एक ऐसा रैंकर ढूंढना जो टॉप तक पहुंच सके। सीनियर उसे मजाक में रैंकिंग की दीवानी बोलती है। लड़की मुस्कुराकर मान लेती है। फिर वो सोचती है, क्या कहीं कोई नया सितारा पैदा हो रहा है जो पूरे रैंकिंग सिस्टम को हिला दे? सीनियर को लगता है कि ऐसा कोई शख्स यहीं मौजूद हो सकता है। हॉल लोगों से भरा होता है। सब तीसरा टेस्ट देने आए होते हैं। लड़की सोचती है कि शायद ये टेस्ट ताकत का नहीं बल्कि नेचर और सोच देखने के लिए है। वो अंदाजा लगाती है कि वो अनजाना सितारा शायद वही हो जिसने कुछ महीने पहले अजेकन जंगल अकेला क्लियर किया था। सीनियर हाँ में सर हिलाती है, कहती है, इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। वो एक यंग तलवारबाज का जिक्र करती है जो नोबल फैमिली से है, रैंक 793। फिर एक सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम आता है, मैक्सिमन फैमिली से, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अलावा भी और लोग हैं, एक व्यापारी रैंकर, एक भारी जिस्म का सेलर और पास ही बैठा एक गाइड रैंकर। अप्रेजर गर्व से कहती है कि उसके सब गेसेस सही थे। वो कहती है, सिर्फ देखकर उसे पता चल जाता है कौन किस फील्ड का रैंकर है। तभी एक लड़का काउंटर पर एक सोने का सिक्का रखता है। वो लड़की उसे वेलकम करती है और बताती है कि यहीं से एडवेंचरर रैंकिंग की रजिस्ट्रेशन होती है। लो सीधे बोलता है कि वो रैंकिंग एग्जाम ज्वाइन करना चाहता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है अपना नाम लिखने को। साथ ही बताती है कि फीस 3000 में है। लो चुपचाप डेस्क पर बैठकर फॉर्म भरना शुरू करता है। उसी कमरे में और भी लोग बैठे होते हैं। प्रोसेस कंप्लीट करके लड़की उसे बताती है, तुम्हारा नंबर 53 है और अब दूसरे रूम में वेट करो। लो बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। लड़की उसे जाते हुए देखती रहती है और कहती है कि आज भी बहुत से लोग नहीं समझते अप्रेजल ब्यूरो असल में करता क्या है। वो थोड़ी थकी हुई आवाज में बोलती है कि काफी टाइम बाद उसे ये सब फिर से समझाना पड़ा। तब एक औरत अनाउंस करती है, एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन एग्जाम शुरू होने वाला है। वो बताती है कि एग्जाम 3 हिस्सों में होगा, लिखित टेस्ट, शारीरिक टेस्ट और रैंकिंग फील्ड का अंदाजा। लड़की सबको याद दिलाती है कि सिर्फ एक टेस्ट नहीं, पूरा स्कोर मैटर करता है, इसलिए हार मत मानना। लिखित टेस्ट शुरू होता है। सब कैंडिडेट्स पूरी लगन से लिखने लगते हैं। एक एग्जामिनी का हाल खराब हो जाता है। सिलेबस इतना बड़ा और सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि वो घबरा जाता है। कुछ देर बाद औरत बोलती है, लिखित टेस्ट का समय खत्म। वो बताती है कि 2 घंटे बाद गांव के पास प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। स्कोर्स रेडी होते ही सबको गाइड किया जाएगा। वो लूक को बोलती है कि पेपर्स चेक करना शुरू करो। लूक कुर्सी पर बैठकर आंसर शीट्स छांटने लगता है। तब एक पेपर उसका ध्यान खींच लेता है। नंबर 53, नाम लिखा होता है लू फैंग। जैसे ही लूक आंसर्स पढ़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, ये आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट है। जहां बाकी लोगों के पेपर रिजेक्ट हो रहे थे, ये एकदम अलग था। लूक झुंझला कर बोलता है, उसे एक जीनियस का पेपर चेक करना पड़ रहा है। इस बीच कैंडिडेट्स को जंगल के एरिया में प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। एग्जामिनर रूल्स बताती है, आपस में लड़ना मना है। जो चीज पहले पकड़ेगा वही उसकी होगी। एक लड़का बोलता है उसे कीड़े पकड़ने आते हैं और जड़ी बूटियों का भी नॉलेज है। तब एक आदमी जबरदस्ती प्राइस छीन लेता है और भीड़ में हंगामा मच जाता है। लूक और एग्जामिनर थोड़ी दूर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। लूक कहता है, लगता है इस बार आधे से ज्यादा लोग पास हो जाएंगे। दोनों मानते हैं कि कम मूवमेंट होने से स्किल्स जज करना आसान होता है। तब एक आदमी आता है और पूछता है, क्या मैं सबसे पहले खत्म करने वाला हूं? वो एक चमकता हुआ पत्थर दिखाता है, रिगल ओर। एग्जामिनर बताती है, इसके 120 पॉइंट्स बनते हैं। वो पूछती है कि तुम इतने में ही रुक जाओगे? आदमी कहता है, हाँ, मेरा काम हो गया। वो बोलता है उसे मर्सनरी होने की वजह से रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एक लड़का भागता हुआ आता है, हैरान होता है कि वो पहले क्यों नहीं पहुंच पाया। एग्जामिनर उसके हाथ में पकड़ी चीज देखती है और बोलती है, ये 160 पॉइंट्स की है। सब शॉक हो जाते हैं।
वो समझाती है कि ये चीज उसके गांव में आम है, इसलिए ज्यादा रेयर नहीं मानी जाती। दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाता है कि इतनी आम चीज पर इतना घमंड क्यों। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। अप्रेजल लड़की आंखें फैलाकर देखती है जब दोनों बेहद तेज रफ्तार से मूव करते हैं। एग्जामिनर बस इतना बोलती है, ओ, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो। तब एक आदमी आता है जिसके पीछे एक बड़ा सा लाल ग्रिजली घिसटता हुआ आ रहा होता है। वो जंगल के रास्ते से उसकी लाश खींचता हुआ ले आता है। सब देखकर हिल जाते हैं। वो शांत आवाज में कहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लाए, तो ग्रिजली का गॉल ब्लैडर ले आया। एग्जामिनर कंफर्म करती है, 300 पॉइंट्स। वो आदमी बिना किसी रिएक्शन के बस हाँ बोल देता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सब सोचने लगते हैं कि ये बंदा है कौन। लड़की हैरान होती है कि लिखित टेस्ट फेल करने के बावजूद उसे ग्रिजली की पहचान कैसे थी। वो कहता है उसके गांव में ये कॉमन है, इसलिए देखकर ही पहचान लिया। अप्रेजल लड़की खाली नजरों से पूछती है, क्या किसी ने इसे लड़ते हुए देखा? एक आदमी बोलता है, सब कुछ उसके सामने हुआ था। फिर कहता है, पर असल में उसे कुछ दिखाई नहीं। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूना सीधा लाल ग्रिजली पर झपटता है। एक ही वार में वो दरिंदा गिर जाता है। अप्रेजल लड़की उसे घूर कर देखती रहती है। अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगला टेस्ट लोकेशन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा अरीना। एग्जामिनर बताती है, ये टेस्ट इंसानों के बीच मॉक बैटल का होगा। इसका मकसद पास फेल नहीं बल्कि एबिलिटी चेक करना है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मुकाबले 1-on-1 होंगे। एक कैंडिडेट समझ जाता है कि इस स्टेज को सीक्रेट रखा गया था ताकि कोई पहले से प्लानिंग न करे। तब एक भारी जिस्म का आदमी शांत लड़के को चैलेंज करता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि पहले पत्थर यूज करके सबको धोखा दिया। वो पूरी ताकत से हमला करता है, पर लड़का एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है। आदमी जमीन पर गिरा होता है। लड़का शर्मिंदगी से बोलता है, गुस्से में हो गया था इसलिए ऐसा कर बैठा। लड़की कहती है, इस रैंक पर होते हुए भी ये लड़का पहले ही मॉन्स्टर बन चुका है। ऑडियंस तालियां और शोर मचाती है। सब सोचने लगते हैं कि अब इसका सामना कौन करेगा। लड़की अंदाजा लगाती है शायद अगला ओपोनेंट एडी हो। वो ऑफिशियल से पूछती है क्या वो एक मैच के फाइटर्स चूज कर सकती है। ऑफिशियल थोड़ा हैरान होता है पर हाँ बोल देता है। ये रेयर होता है पर ठीक है। वो नंबर्स चूज करती है, 27 और 41, और अनाउंस होता है ये होगा 2 वर्सेस 1 मैच अगेंस्ट नंबर 53। सब शॉक हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या ये लड़की पागल हो गई है। ग्रीन बाल वाला लड़का शांत रहकर बोलता है, बहुत टाइम हो गया जब किसी ने मुझे हल्का समझाओ। लड़की लूक से पूछती है, क्या वो सच में ठीक है? दूसरी लड़की कहती है, शायद बिल्कुल ठीक है। लड़की चमक कर मुस्कुराती है। ये फाइट मजेदार होने वाली है। यूना तलवार पकड़कर आगे बढ़ता है। उसकी तलवार चमक रही होती है। कोई उसे मॉन्स्टर कह देता है। एक कोलोजियम जैसे अरीना में बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा होते हैं। ऑडियंस सीट से यूना और एक चश्मे वाली औरत पूरा सीन देख रही होती है। यहीं पर माहौल पूरी तरह तन जाता है। लो बाजू बांधकर पूरे फील्ड को शांत नजरों से देख रहा होता है। उसका पोस्चर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं। उसके सामने एक आदमी तलवार पकड़े खड़ा होता है और उसके साथ एक छोटा सा लड़का। दोनों मैच के लिए तैयार लगते हैं। यूनिफॉर्म पहने एक आदमी बताता है कि ये दोनों आउल ड्रेक्स के मेंबर हैं। वो समझाता है कि पिछले साल आउल ड्रेक्स ने काफी नाम कमाया था जब उन्होंने एक बहुत खतरनाक गैंग को खत्म किया था। ये गैंग अपनी बेरहमी के लिए मशहूर थी, बॉस समेत, और दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में गिनी जाती थी। ब्लॉन्ड बालों वाला छोटा लड़का इंट्रोड्यूस होता है, एडी हारकमन। बताया जाता है कि एडी आर्चरी का प्रोडिगी है। सीन दिखाया जाता है जहां एडी जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने ये सब अपने पिता से सीखा था, जो कभी आर्चरी रैंकिंग में नंबर 2 हुआ करते थे। कहा जाता है कि हर आर्चर एडी को जानता है क्योंकि उसकी स्किल और उसका नाम दोनों ही रिस्पेक्ट के लायक हैं। तब लो आगे बढ़ता है, आउल ड्रेक्स के दोनों मेंबर्स के सामने, उनका चोजन ओपोनेंट बनकर। उसकी तलवार चमक उठती है। इस बार वो पूरी सीरियसनेस के साथ लड़ने वाला होता है। रेफरी अपना हाथ उठाकर जोर से बोलती है, मैच शुरू। एडी तुरंत अपना धनुष पूरी ताकत से खींचता है। तीर बिजली की तरह लो की तरफ आते हैं, पर लो हैरान कर देने वाली स्पीड से उन्हें बचाता हुआ आगे बढ़ता है। तीर से बचकर वो सीधा आगे दौड़ता है। एक के बाद एक तीर आते रहते हैं, पर लो उन सबसे बच निकलता है। पल भर में वो दोनों के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। तलवारों की भयानक टकरार होती है। लो की तलवार और सामने वाले का हथियार बार बार टकराते हैं। फाइट इतनी तेज होती है कि 2 स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, हमें बस आवाजें सुनाई दे रही हैं, दिख कुछ नहीं रहा। लो का ध्यान बिल्कुल एक जगह होता है। वो एक जबरदस्त हमले को नीचे से ऊपर की जोरदार स्ट्राइक से रोकता है। फिर वो उछलकर ऊपर से भारी वार करता है। एक के बाद एक तेज हमले गिरते हैं। हमले की ताकत से आउल ड्रेक्स का एक मेंबर पीछे जाकर गिर जाता है।
भीड़ में हंगामा मच जाता है। एक आदमी डर के मारे चिल्लाता है, ये क्या था? लो शांत कदमों से आगे बढ़ता है। जब दोनों ओपोनेंट्स जमीन पर पड़े होते हैं, लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद लो टॉप नाइट रैंकिंग्स के पास होगा, पर जो ताकत उसने दिखाई वो किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लो पूछता है, क्या तुम दोनों किसी और रैंकिंग में भी हो? एडी जवाब देता है, मैं आर्चरी रैंकिंग में नंबर 42 हूं। उसका पार्टनर कहता है, मैं मर्सिनरी रैंकिंग में 753 हूं। लो मन ही मन सोचता है, अगर उन्हें हरा दिया तो वो ट्रिपल डिजिट रैंकिंग के करीब पहुंच जाएगा। तब अचानक हरी एनर्जी लो के चारों तरफ फैल जाती है। पूरा अरीना हिल सा जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। एडी भी हिला हुआ होता है लो की अचानक बदली हुई प्रेजेंस से। यूना तुरंत पहचान लेती है, ये प्राणा है। उसकी मारकर आंखों से वो देख पाती है कि ये प्राणा कितना इंटेंस है। एडी समझ जाता है कि रैंकिंग सिर्फ प्रोफेशन से नहीं होती, लो की ताकत इस बात का सबूत होती है। एडी बोलता है कि वो सिर्फ आर्चरी रैंकिंग में ही नहीं बल्कि कैंपर रैंकिंग में भी प्रिसीजन शूटिंग के लिए मशहूर है। उसकी आंखें फोकस करती हैं। वो एक बहुत ही प्रिसाइज तीर छोड़ता है। तीर जमीन पर लो के बिल्कुल पास लगता है, बस थोड़ा सा चूक जाता है। लो और तलवारबाज फिर से आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तलवारबाज कंफ्यूज हो जाता है लो के शांत और अटूट पोस्चर से। तब लो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। हरी रोशनी से उसका शरीर चमक उठता है। अगले ही पल लो सामने के पीछे होता है। उसकी स्पीड और ताकत दोनों ही दबाव बना देते हैं। बचा हुआ ओपोनेंट अपनी तलवार गिरा देता है। शांत आवाज में कहता है उसे बाद में काम है और वो अपने पार्टनर की तरह बेहोश नहीं होना चाहता। लो उसे चुपचाप देखता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। वो धीरे से बोलता है, मॉन्स्टर। लो सीधा खड़ा रहता है। जब लोग सोचने लगते हैं ये लड़का असल में है कौन, सब हैरान होते हैं कि उसने 2 ट्रिपल डिजिट रैंकर्स को हरा दिया। यूना खुशी और हैरानी से पूरा सीन देखती है। रेफरी मैच रोक देती है। जज अनाउंस करता है, कॉन्टेस्टेंट नंबर 53 विनर है। चश्मे वाली औरत देखती है कि यूना भाग रही है। वो उसे आवाज देती है। यूना कॉरिडोर से भागकर एक डेटा टर्मिनल की तरफ जाती है। कंप्यूटर पर बैठकर तेज टाइपिंग शुरू करती है। स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव अप्रेजर डेटाबेस का रिजल्ट दिखाई देता है। यूना लो का प्रोफाइल ढूंढ निकालती है। वो देखकर हैरान होती है, न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, न कोई सीक्रेट बैकग्राउंड। वो खुशी से सोचती है, जैकपॉट। उसे समझ नहीं आता इतना टैलेंट इतने टाइम तक छुपा कैसे रहा। यूना एक सील्ड चेंबर में जाती है, फिर पूरे जोश के साथ लो की तरफ दौड़ती है। जोर से बोलती है, मुझे अपनी एक्सक्लूसिव अप्रेजर बना लो। तुरंत भीड़ लो के इर्द गिर्द जमा हो जाती है और लोग भी उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। यूना घबरा जाती है, वो देर से आ गई। लो ऑलरेडी रिक्रूटर से घिरा होता है। लो कंफ्यूज होकर पूछता है, एक्सक्लूसिव अप्रेजर क्या होता है? यूना तुरंत बोल पड़ती है, मैं बताती हूं। वो समझाती है, एक्सक्लूसिव अप्रेजर एक ऐसा इंसान होता है जो रेगुलरली किसी रैंकर के स्टैट्स चेक करता है और अपडेट करता रहता है। नॉर्मली रैंकिंग अपडेट करवाने के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है और लाइन में वेट करना पड़ता है, पर एक्सक्लूसिव अप्रेजर के साथ रैंकिंग कभी भी तुरंत अपडेट हो सकती है। वो एक शीशे जैसा डिवाइस दिखाती है जिससे रियल टाइम स्टैट्स देखे जा सकते हैं। यूना लो को कहती है कि अगर वो फास्ट रैंकिंग बढ़ाना चाहता है तो उसे किसी एक्सक्लूसिव अप्रेजर को हायर करना चाहिए। लो मन ही मन सोचता है, उसे वाकई रैंकिंग जल्दी बढ़ानी है। वो यूना की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरी एक शर्त है। भीड़ के बीच लो सबसे एक सवाल पूछता है। गंभीर आवाज में बोलता है, क्या यहां कोई है जो मुझे एडवेंचरर रैंकिंग के टॉप 10 तक पहुंचा सके? यूना और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। भीड़ में धीमी आवाजें गूंजने लगती हैं। टॉप 10? ये लगभग नामुमकिन है। वो जगह मॉन्स्टर्स से भरी होती है। कोई कहता है सिर्फ तलवारबाजी काफी नहीं होगी। लो शांत रहता है, जैसे ये सब उसे पहले ही पता हो। यूना उसे देखकर और भी हैरान हो जाती है। जैसे ही लो जाने के लिए मुड़ता है, यूना मुट्ठी भींच लेती है। वो जोर से आवाज लगाती है और उसके पीछे भागती है, रुक जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक बड़ा सा एकेडमी जैसा बिल्डिंग दिखाई देता है। वहां बैठकर यूना लो से पूछती है, तुम टॉप पर क्यों जाना चाहते हो? लो सीधे बोलता है, ये तुम्हारा काम नहीं। यूना जिद पकड़ लेती है, तो फिर मैं इसे अपना काम बना लूंगी। वो पूरे जुनून से कहती है, मैं तुम्हारी एक्सक्लूसिव अप्रेजर बनूंगी और तुम्हें टॉप 10 तक लेकर जाऊंगी। लो मना कर देता है, कहता है वो किसी बच्ची को खतरे में नहीं डालना चाहता। यूना तुरंत विरोध करती है। वो बोलती है कि सबसे पहले वो एक अप्रेजर है और टेक्निकली लो खुद भी एक बच्चा ही है। लो शांत आवाज में जवाब देता है, चाहे तुम बच्ची ना भी होती फिर भी वो किसी को हायर नहीं करता। वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है कि वो अपनी सिचुएशन में किसी और को घसीटना नहीं चाहता। तब यूना आगे बढ़ती है, आंखों में पक्का इरादा होता है। वो बोलती है कि उसे भी कुछ करना ही होगा। वो जज्बात में कहती है कि उसका मिशन भी उतना ही जरूरी है, चाहे उसकी जान क्यों ना लग जाए। यूना जिद से बोलती है कि वो लो के साथ मिलकर ये काम पूरा करना चाहती है। लो चुप रहता है।
वो उसकी बात सुनता रहता है। दिल के अंदर उलझन होती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। यूना उसके पास ही चलती रहती है, अब भी उसे सपोर्ट करने की उम्मीद के साथ। लो को अपना गोल याद आता है, आइलैंड तक पहुंचना और सबको वापस लाना। आखिरकार वो मानता है कि उसके पास भी एक काम है जो उसे पूरा करना ही होगा। लो और यूना एक बड़े और शानदार बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। यहीं से उनका सफर साथ में शुरू होता है। यूना खुशी से बोलती है, मेरा नाम ल्यूक एमरल्ड है और मैं तुम्हें टॉप रैंकर बनाकर रहूंगी। लो अपना नाम बताता है और इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। एक साइलेंट वादा होता है, अब ये दोनों पार्टनर्स हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त होता है। एक छोटा सा कोजी इन दिखाई देता है। ये उनका नया टेम्पररी बेस होता है। यूना जोश में लो को रूम दिखाती है जो उसने रेंट पर लिया होता है। वो एक एक चीज प्राउड फील के साथ बताती है। लो शांति से अंदर आता है और उसकी प्लानिंग की तारीफ करता है। यूना बोलती है, अरे कुछ खास नहीं, पर थोड़ी सी घबरा जाती है। तब यूना चिल्लाती है, तुम्हें ये जगह रोमांटिक वेकेशन स्पॉट जैसी लग रही है क्या? लो तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बस केयरफुल रह रहा था। यूना इमेजिनेशन में लो को टॉप एडवेंचरर बनते हुए देखने लगती है। लो उसे याद दिलाता है कि इसे किसी और का प्रॉब्लम समझकर मत देखो। यूना तुरंत जोश से हाँ बोलती है। वो लो की तलवार की तारीफ करती है, पर साथ ही बोलती है कि बाकी चीजों में वो थोड़ा सा हमेशा लॉस्ट रहता है। लो बोलता है ये बात उसने पहले भी काफी सुनी है। तब यूना अनाउंस करती है, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। वो एक्साइटेड होकर दिखाने लगती है। लो की नई रैंकिंग होती है, एडवेंचरर रैंकिंग 2739। यूना उसे बधाई देती है और कहती है कि करंट सिस्टम के हिसाब से ये काफी इंप्रेसिव है। लो हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद वो 3 डिजिट में होगा। यूना समझाती है, क्योंकि उसने जिन 2 लोगों को हराया वो ऑलरेडी 3 डिजिट रैंकर्स थे, इसलिए रिजल्ट यहीं तक आया। एडवेंचरर रैंकिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और स्केलिंग भी काफी स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए सिर्फ ताकत के दम पर रैंकिंग इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाती। लो के प्रोफाइल पर उसका ओवरऑल टैलेंट स्कोर दिखाया जाता है और करंट रैंकिंग 2728 लिखी होती है। यूना कहती है, ये स्कोर अप्रेजल ब्यूरो का अंदाजा है उसके फ्यूचर पोटेंशियल का। लो पूछता है, क्या जिन 2 लोगों से वो लड़ा उनके भी मल्टीपल रैंकिंग्स हैं? यूना हाँ बोलती है। आउल और एडी के प्रोफाइल्स दिखते हैं, तलवारबाजी, आर्चरी और हत्ता की सफाई जैसी कैटेगरीज तक। यूना सजेस्ट करती है कि लो को भी मल्टीपल रैंकिंग्स में रजिस्टर करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग उसे नोटिस करें। लो बोलता है कि वो काम के लिए ये सब नहीं कर रहा। यूना पहले से ही अंदाजा था और वो उसे अब काफी अच्छे से समझने लगी है। अब यूना कंक्लूड करती है कि लो का मेन गोल है एडवेंचरर रैंकिंग के टॉप 10 में जितनी जल्दी हो सके पहुंचना। वो जोश में कहती है, लो बिल्कुल टॉप तक जाएगा। लो चुपचाप सुनता रहता है, चेहरे पर गहरी सोच होती है। यूना उससे कहती है, जब तुम टॉप पर पहुंच जाओ तो मुझे सब कुछ बताना। लो सीधा जवाब देता है, हाँ बताऊंगा। बिना रुके यूना भी वादा करती है कि वो भी अपनी कहानी बताएगी। वो मानता है कि उसकी सिचुएशन जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। यूना कुछ बोलने लगती है रैंकिंग के बारे में जैसे कुछ गड़बड़ हो, पर फिर रुक जाती है। लो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या बोलने वाली थी? यूना बात टाल देती है, फिर कैजुअली पूछती है, तुम इतनी स्ट्रांग तलवारबाजी कहाँ से सीखे? ये एक दिन में तो नहीं आई। लो कैजुअली बोल देता है, वो एक नाइट का डिसाइपल था जिसका नाम अडाल था। यूना शौक में चिल्लाने ही वाली होती है। उसे समझ आ जाता है कि लो उसी अडाल की बात कर रहा है जो नंबर 1 नाइट माना जाता है। वो लो को पकड़ लेती है, हैरानी से पूछती है। लो शांति से बोलता है, बस 1 साल की ट्रेनिंग थी। यूना बोलती है, 1 साल भी बहुत बड़ी बात है। वो अडाल का प्रोफाइल दिखाती है, जो दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि उसने कभी किसी को डिसाइपल नहीं बनाया। इसी वजह से बहुत लोग मानते हैं कि अडाल ही असल में सबसे स्ट्रांग नाइट हो सकता है। यूना सोचकर ही हिल जाती है कि लो ने उसके अंडर ट्रेनिंग ली है। वो कहती है, अगर बाकी नाइट्स को पता चला तो जलन से पागल हो जाएंगे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अडाल मुस्कुराते हुए बोलता है, लो तुम मेरे इकलौते शिष्य हो। लो को याद आता है कि एक बार उसने अडाल को तलवार के मैच में हरा दिया था। ये बात उसे खुद को भी आज तक अजीब लगती है। यूना शौक में सोचती है कि लो इतनी बड़ी बात इतनी शांति से कैसे बोल सकता है। वो सोचती है, आखिर इसे पाला कैसे गया होगा। तब यूना अपने डिवाइस पर लो का प्रोफाइल दोबारा देखती है। उसकी नजर उसके सर नेम पर जाती है, टुली। वो बोल पड़ती है, ये नाम डेटाबेस में पहली बार देखा है, क्या ये कोई एलियस है? वो सीधा लो से पूछती है, तुम्हारा सर नेम क्या है? लो चिक हो जाता है। तब एक फ्लैशबैक आता है। छोटा लो अपने मेंटर से पूछता है, सर नेम क्या होता है? मेंटर सोचकर बोलता है, शायद ये कल्चर का फर्क हो। वो लो को सलाह देता है कि लोगों से बात करते वक्त लो टुली नाम यूज करें। वो समझाता है, ये नाम यूज करने से कुछ रिस्क भी आएगा,
पर साथ ही मौके भी मिलेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। शांत सी सुबह, सूरज धीरे धीरे निकल रहा होता है। लू चुपचाप उस नाम के बारे में सोच रहा होता है, टूली। वापस प्रेजेंट में लू आखिर यूना को जवाब देता है। वो कहता है ये कोई झूठा नाम नहीं है, टूली उसकी सबसे कीमती फैमिली का नाम है। यूना थोड़ा सा ब्लश करती है, धीमी आवाज में थैंक्स बोलती है कि लू ने उसे ये बात बताई। लू कहता है आज के लिए अप्रेजर का काम यहीं खत्म। यूना अपनी टोपी उतारते हुए कहती है शायद अब इसे उतारना चाहिए। लू गहरी सांस लेता है, फिर अचानक रुक जाता है। वो यूना को घूर कर देखता है और बोल पड़ता है तुम? यूना कंफ्यूज होकर पूछती है क्या? तब लू को अचानक समझ आता है वो लड़की है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। यूना घबरा जाती है और चिल्लाती है अब जाकर पता चला? लू तुरंत सॉरी बोलता है। तब ऊपर से एक जोर की आवाज आती है क्या सिर्फ सॉरी बोल देना काफी है? सुबह के उजाले में शांत सा शहर दिखाया जाता है। यूना शांति से अखबार पढ़ रही होती है, पास में एक ड्रिंक रखा होता है। लू नीचे आता है। यूना बोलती है आज काफी जल्दी उठ गए। लू उसे चुपचाप देखता रहता है जैसे किसी और ही सोच में हो। जब यूना पूछती है क्या हुआ, लू कैजुअली बोलता है बस पानी लेने जा रहा हूं। फिर बोलता है गुड मॉर्निंग। यूना मुस्कुराकर जवाब देती है गुड मॉर्निंग। लू उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। यूना अपनी टोपी पहनते हुए कहती है आज का दिन लंबा होने वाला है। वो गर्व से बोलती है आज लू के टॉप एडवेंचरर बनने का पहला कदम है। वो समझाती है सबसे पहले रिक्वेस्ट्स पूरी करके अचीवमेंट्स बढ़ाने होंगे। ब्रेकफास्ट करते हुए यूना बोलती है बिगनर्स को लैंड डेवलपमेंट या एक्सप्लोरेशन से शुरू करना चाहिए। लू ग्लान से सुनता रहता है। यूना बताती है कि अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट्स होती हैं और शुरुआत में डेंजरस कामों से बचना चाहिए। वो एक्साइटमेंट में बोलती है चाहो तो मैं ऑफिशियली तुम्हारी एक्सक्लूसिव अप्रेजर ऑफिसर भी बन सकती हूं। लू शांति से बोलता है सोचूंगा। थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ लू पूछता है क्या अभी कोई रिक्वेस्ट मिल सकती है? यूना तुरंत लिस्ट खोलती है। वो एक रिक्वेस्ट दिखाती है अंडर वाटर टेम्पल, जो एक डेंजर जोन में है। वो कहती है रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है पर अभी इम्पॉसिबल है। लू शांति से बोलता है जब तक ट्राई ना करो पता कैसे चलेगा। यूना उसे वार्निंग देती है ये बहुत मुश्किल है, रैंक बढ़ने से पहले ही तुम मर भी सकते हो। लू सीधी आवाज में कहता है फिर भी ट्राई करूंगा। वो बोलता है ऐसे वक्त पर पीछे हटना उसके लिए पॉसिबल नहीं। यूना दांत भींच लेती है। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट होती है। तभी एक नया आदमी उनके टेबल के पास आता है। वो कहता है यहां का माहौल काफी टाइट लग रहा है। यूना उसे पहचान लेती है अरे मिस्टर लुड। वो लू को इंट्रोड्यूस करती है ये हैं लुड ब्रावर्ड। वो बताती है लुड एक पावरफुल एडवेंचरर है, रैंक 11 पर। लू उसकी आंखों में देखता है और सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है 11th प्लेस। उसे बताया जाता है सभी रैंकिंग्स में एडवेंचरर कैटेगरी सबसे बड़ी होती है और टॉप रैंक्स बिल्कुल मॉन्स्टर से भरे होते हैं। लुड कहता है इस रास्ते को चुनना सबसे मुश्किल गोल है। लू शांति से बोलता है आप रैंक 11 पर हो, सिर्फ एक कदम दूर भगवानों के रास्ते से। यूना मौका देखकर जोश में आ जाती है। वो बोलती है मुझे एक फेवर चाहिए। फिर ड्रामेटिक तरीके से कहती है लू इन्हें हरा दो। अरीना में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लुड समझ लेता है कि लू अपनी ताकत चेक करना चाहता है। लू गंभीर आवाज में बोलता है ये ज्यादा मांग लग सकती है पर मैं तैयार हूं। वो अपना नाम बताता है लू टूली। लुड बोलता है एडवेंचरर दुनिया में फॉर्मल बोलने की जरूरत नहीं। लूना बीच में बोलती है ल्यूक ने एक बार मेरी रैंक अपडेट की थी और वो सिर्फ स्किल्ड ही नहीं बल्कि उसके कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग हैं। यूना कहती है इसलिए वो लू की जितनी मदद कर सके करना चाहती है। लुड धीरे से बोलता है लगता है ल्यूक तुम्हारी काफी केयर करता है। लू महसूस करता है कि शायद लुड एक जिद्दी बिगनर को सबक सिखाना चाहता है। जैसे ही लुड अपनी चमकती हुई स्पीयर निकालता है लू पर जबरदस्त प्रेशर आ जाता है। यूना जोर से चिल्लाती है लू। वो बोलती है ये परफेक्ट मौका है दुनिया की असली बढ़िया समझने का। लू चुपचाप उसकी बात दोहराता है दुनिया की बढ़िया। उसके शरीर से हरी एनर्जी घूमने लगती है। लू पूरी ताकत से बोलता है उसे पहले से पता है ये दुनिया कितनी बड़ी है। मैच अनाउंस होता है लू टूली वर्सेस लुड ब्रावर्ड, रैंक 11 एडवेंचरर। यूना हाथ उठाकर जोर से बोलती है शुरू। लू सीधा आगे बढ़ता है और दोनों के हथियार टकराते हैं। उसकी तलवार चमकती हुई पूरी ताकत से घूमती है। जबरदस्त झटका लगता है
शॉक वेव्स फैल जाती हैं जब लुड बच निकलता है। लुड नोटिस करता है लू अपनी ताकत तलवार और मुक्के दोनों में डाल रहा है। क्या ये किसी स्पेशल टेक्निक का यूज है? लू फिर से हमला करता है, सीधा लुड के डिफेंस से टकराता हुआ। लुड सोचता है तलवार तो नॉर्मल है, फिर भी उसकी टेक्निक उसे हद से आगे ले जा रही है। वो मन ही मन सोचता है क्या ये डुअल ब्लेड मार्शल आर्ट है और क्या ये सही वक्त है उसे निकालने का। दोनों के हथियार जोर से टकराते हैं। टकराव से निकलती हुई ताकत पूरे अरीना में फैल जाती है। लड शांति से बोलता है कि इतनी तेज लड़ाई के बावजूद उसे काफी रिलैक्स लग रहा है। लो हल्का सा कराहता है। उसके चेहरे पर थकान और दबाव के निशान दिखने लगते हैं। दोनों बिल्कुल पास से तेज रफ्तार हमले करते रहते हैं। लो अपनी एनर्जी मिलाकर एक भारी वार करता है जो लड के डिफेंस को हिला देता है। लड समझ जाता है लो सिर्फ एक ही स्किल यूज नहीं कर रहा, उसके आसपास एक अजीब सी चमक भी है। लड शांति से लो की तरफ बढ़ता है, जबकि लो अभी भी चमकती हुई प्राणा से घिरा होता है। लो पूरी तरह अलर्ट रहता है, सीधा सामना करता हुआ। लड पूछता है तुम कौन से ट्राइब से हो? लो कंफ्यूज होकर बस रिपीट करता है ट्राइब। लड कहता है कि प्राणा की ये चमक बाद में हासिल होने वाली चीज नहीं होती, इसका मतलब लो को छुपा रहा है। फिर वो कंधे उछालकर कहता है छोड़ो। वो कहता है अब वो खुद ही सब जान लेगा। लड अपनी स्पीयर को जोर से जमीन पर पटक देता है। लो सुनता है जब लड आर्ट्स का जिक्र करता है और थोड़ा घबरा जाता है। लड एक लाइन बोलता है जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा सांस ढूंढ रहा हो। लो सावधानी से देखता है जब लड एक पावरफुल स्टांस लेता है। लड की स्पीयर से रोशनी निकलती है जैसे सूरज की किरण पानी को चीर रही हो। ये उसके ट्राइब की विरासत होती है। वो अनाउंस करता है स्पीयर आर्ट्स जेन, जो ब्रॉवर्ड ट्राइब से चली आ रही है। लड़की शौक में देखती है जब ये ताकत फैलती है। लड लो को घूरता है और कहता है अगर तुमने ये यूज नहीं किया तो तुम मर जाओगे। लो अपनी तलवार जोर से पकड़ लेता है, आंखों में पक्का इरादा होता है। फिर दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू होती है। लड अपना चश्मा ठीक करता है, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए। लो किसी चीज से थोड़ा सरप्राइज होता है। तब लड सुनहरी एनर्जी का ब्लास्ट छोड़ता है। लो तुरंत सारे हमलों को रोक लेता है। लड कहता है सिर्फ ताकत का यूज मुझ पर काम नहीं करेगा। वो अपनी स्पेशल स्पीयर टेक्निक यूज करने की तैयारी करता है। लड अपनी उंगलियों से एक छोटी सी चीज फ्लिक करता है। अगला ही पल सुनहरी हमलों की बारिश लो पर टूट पड़ती है। लड दूर से अपनी स्पीयर लो पर तान देता है। लो पूरी तरह फोकस करता है। तभी एक फ्लैशबैक आता है। मेंटर लो को कहता है तुम्हारा फॉर्म अभी रफ है, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। लो ध्यान से सुनता है। मेंटर कहता है ध्यान से देखो। वो लो को सबसे सिंपल टेक्निक दिखाता है। हरी रोशनी का एक जबरदस्त स्लैश निकलता है। एक ऑब्जर्वर शॉक में हो जाता है इतनी तेज स्पीड देखकर। वापस प्रेजेंट में लड लो के अटैक को अपनी स्पीयर से रोक लेता है, फिर सुनहरी हमलों की बारिश करता है। लो जवाब देता है एक भारी हरे स्लैश से। लड नोटिस करता है कि लो फाइट के दौरान बहुत जल्दी सीख रहा है। लो स्पीयर के वार को हटाकर तेज काउंटर करता है। एक के बाद एक तेज हमले गिरते हैं। लो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। लड मानता है लो की स्किल काफी इंप्रेसिव है। वो उंगलियां हिलाकर एक और मूव का सिग्नल देता है। पूरा अरीना सुनहरी रोशनी से भर जाता है। ऑडियंस में एक लड़की हैरान रह जाती है। लो अपना शरीर आने वाले हमले के लिए कस लेता है। लड वार्निंग देता है रैंक्ड एडवेंचरर को कभी हल्के में मत लेना। लो पूरी कोशिश करता है उस भयानक हमले को रोकने की, पर अटैक जबरदस्त धमाके से लगता है। ऊपर से देखा जाए तो बैटलफील्ड सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा होता है। लो थक कर जमीन पर गिर जाता है। लड़ाई के बाद लड खड़ा रहता है, विनर। उसे जीत घोषित कर दिया जाता है। लड पूछता है अब क्या तुम सैटिस्फाइड हो? वो लड़की उसे फाइट के लिए थैंक्स बोलती है। वो कहती है लो ने अब तक कुछ तो समझ लिया होगा। लड कहता है तुम्हें लगा था वो जीत सकता है? लड़की मान लेती है उसे लगा था शायद मुमकिन हो। वो बताती है कि उसने लो को आल का डिसाइपल पहचान लिया था, हाई स्पीड स्लैश देखकर, जो स्वॉर्ड सेंट टेक्निक होती है। लो सोचता है क्या उसका फैसला सही था? उसे याद आता है स्वॉर्ड सेंट की सीक्रेट टेक्निक्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। लड मानता है लो की टेक्निक ने उसे इंटरेस्ट में डाल दिया। लो को सलाह देता है अभी रैंक्ड हंटर से लड़ने से बचो। लड़की ड्रामेटिक रिएक्शन देती है। लो सोचता है शायद लो नाइट के रूप में ज्यादा आगे जा सकता है। लड़की को ये बात थोड़ी चिंता में डाल देती है। लो को याद आता है किसी ने उसे कहा था
अपनी मर्जी फॉलो करो। लड़की कहती है उसे लो पर भरोसा है, सिर्फ स्वॉट सेंस स्टाइल की वजह से नहीं। लो की अजीब स्किल्स के बारे में सोचता है। उसे लगता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लो की प्राणा चमक और तेज हो जाती है। कोई लड को आवाज देता है। लड सोचता है शायद इस बच्चे के पास अपनी कोई अलग टेक्निक है। वो मानता है अगर लो ने वो यूज कर ली होती तो शायद वो हार जाता। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की खिड़की के पास बैठी होती है, धीमी धुन गुनगुना रही होती है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही होती है। वो हल्की सी मुस्कुराती है, तब अचानक एक बूढ़ी औरत अंदर घुस आती है। गुस्से में पूछती है, क्या गुनगुना रही है? वो चिल्लाती है, ये कविता ही वजह है जो तुम बाहर नहीं जा सकती। वो वार्निंग देती है, इसे दोबारा कभी मत बोलना। लड़की चुप हो जाती है। लो आंखें खोलता है। वो बेड पर लेटा होता है, पूरे शरीर पर बैंडेज लगे होते हैं। वो पूछता है, मैं कहाँ हूं? लड़की बताती है, रिकवरी रूम में हो, और तुम पूरा दिन सोए रहे। लो हैरान होता है, पूरा दिन? वो कहती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा था ये मेंटल थकान की वजह से हुआ है। वो कहती है, शायद तुम बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हो। लो मानता है, शायद तुम सही कह रही हो। लड़की उसे चिंता भरी नजर से देखती है। वो कहती है, उसे एक जरूरी बात बतानी है। पूछती है, क्या तुम जानना चाहते हो मैं यहां क्यों हूं? लो सीधा बोलता है, नहीं। फिर भी वो बोलती है, इनकैंटेशंस स्पेशल प्राणा टेक्निक्स होती हैं जो सिर्फ कुछ खास जातियां ही यूज कर सकती हैं। बहुत से टॉप रैंकर्स जैसे लड इनके मालिक होते हैं। बताया जाता है लड बुचनियर ट्राइब का वॉरियर है। ये ट्राइब लड़ाई के लिए मशहूर है और मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होती है। उनके लोग लगातार कठिन ट्रेनिंग करते दिखाई जाते हैं। वो कहती है, बाद में जाकर इनकैंटेशन सीखना बहुत मुश्किल होता है। लो इनकैंटेशंस के बारे में सोचता है। यूना उसे बताती है कि लगता है लो के पास भी इनकैंटेशंस हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है? ये सुनते ही लो के दिमाग में एक लड़की की याद उभर आती है। लो धीरे से बोलता है, शायद मुझे पता है। यूना खुशी से चिल पड़ती है। वो बोलती है, तब तो तुम पक्का टॉप रैंकर बन सकते हो। वो अपना फोन निकालकर एक परफेक्ट क्वेस्ट दिखाती है। क्वेस्ट होती है एक मिस्टीरियस पहाड़ का इकोलॉजिकल सर्वे। लो पूछता है, तो बस जानवरों को ऑब्जर्व करना है? यूना समझाती है, असल गोल है रेयर मॉन्स्टर्स को ट्रैक करना जिन पर हेवी बाउंटी लगी होती है। उसके हिसाब से ये क्वेस्ट लो को 200 फ्लेम्स दिला सकती है। लो क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और पूछता है, तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? यूना बिना हिचकिचाए बोलती है, हाँ। वो कहती है, क्वेस्ट एक्सेप्टेंस अभी करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। गार्डियन फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर दोनों खड़े होते हैं। बताया जाता है कि इस एरिया में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। लो मानता है उसे पहले वाली एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ नहीं आई थी। यूना दोबारा समझाती है, रैंकिंग ही एडवेंचरर की असली वैल्यू डिसाइड करती है। लो उसकी बात मान लेता है। क्वेस्ट ऑफिशियली फोन पर एक्सेप्ट हो जाती है। यूना खुशी से बोलती है, इससे तुम्हारी रैंकिंग पक्का बढ़ेगी। लो बोलता है, फिर मिलकर पूरी मेहनत करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर एक अंधेरा साया किसी को गर्दन से पकड़ लेता है। एक आवाज पूछती है, फिर से मार दिया? वो बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, छोटे रैंकर्स ट्रैक करने लायक नहीं होते। एक सफेद जानवर अपनी दया पर खुद को बेवकूफ समझता है। वो जानवर यूनिकॉर्न होता है। वो प्लान बनाता है यूनिकॉर्न का सींग बेचकर जल्दी रैंक बढ़ाने का। एक और आदमी बोलता है, सिर्फ ताकत से एडवेंचरर रैंकिंग नहीं बढ़ती। यहां इंट्रोड्यूस होता है रॉसो क्रूअल, एक टॉप स्मगलर। एक आदमी कहता है, वो इतना अच्छा हंटिंग ग्राउंड छोड़ने वाला नहीं। डाल्सन इरिस बोलता है, वो रैंक 667 पर रहकर भी टॉप तक पहुंचेगा। लो और यूना फॉरेस्ट के गेट पर पहुंचते हैं। लो कहता है, मेरा रैंक चेक कर लो। गार्ड वेरीफाई करता है और एंट्री दे देता है। दोनों गेट पार करके डेंजर जोन में घुस जाते हैं। यूना बताती है, अलग अलग रैंकिंग लेवल्स के बीच स्किल का गैप बहुत बड़ा होता है। वो कहती है, लेवल 48 डेंजर जोन बाकी से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लो कंपेयर करता है जैसे ये कहीं और मिड टियर एडवेंचरर के बराबर हो, पर यहाँ के ओपोनेंट्स एग्जाम वाले से काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं। लो मानता है कि चैलेंज का लेवल बहुत ऊपर है। यूना जोश से बोलती है, चलो एडवेंचर शुरू। दोनों अज़बान फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। यूना पूछती है, क्या हुआ? लो बोलता है, ये जंगल नॉर्मल नहीं है। यूना मुस्कुराती है, अच्छा है तुमने नोटिस कर लिया। लो दूर बैंगनी रंग के खतरनाक क्रिस्टल्स देखता है। यूना समझाती है, ज्यादातर लोग इसका तुरंत खतरा नहीं समझ पाते, इसी वजह से इस फॉरेस्ट को रिसेंटली डेंजर जोन रैंक मिला है। अचानक एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। यूना चिल्लाती है, लो प्रोटेक्ट करो। लो शांत आवाज में बोलता है, मैं हूं। वो मॉन्स्टर पर वार करता है। एक मॉन्स्टर ऊपर से झपटता है। लो हरी एलर्जी के स्लैश से उसे काट देता है। दूसरे क्रीचर को जमीन पर गिरा देता है। लो एक के बाद एक तेज स्लैशेस छोड़ता है। यूना पूछती है, क्या ये वही टेक्निक है जो तुम्हारे मास्टर ने सिखाई थी? लो हाँ बोलता है, पर कहता है अभी कुछ स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा। वो सोचता है शायद दूसरा फॉर्म जल्दी सीख लेगा।
तब सामने आता है एक लाल ओगर, बैड ऑर्क। वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ता है। लो डिसाइड करता है अपनी स्किल टेस्ट करने का। वो तलवार में हरी एनर्जी जमा करता है। एक जोरदार स्लैश। ओगर दर्द से दहाड़ उठता है। लो ध्यान से रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। यूना ऊपर देखकर शॉक हो जाती है। ओगर गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता है। यूना याद दिलाती है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना था। वो चिल्लाती है, हम क्लिफ की तरफ भाग रहे हैं। लो बोलता है, हम जंप कर रहे हैं। यूना शॉक में पूछती है, क्या? लो उसे साथ लेकर क्लिफ से कूद जाता है। दोनों हवा में तेजी से नीचे गिरते हैं। नीचे फॉरेस्ट में सेफ लैंडिंग होती है। यूना वहीं जम जाती है शॉक में। लो पूछता है, क्या हुआ? वो बोलती है, तुम्हारी ट्रेनिंग जरूर बहुत एक्सट्रीम रही होगी। लो शांत नजर से आगे देखता है। दोनों एक मिस्टीरियस नए एरिया में एंटर करते हैं। ये उनका सर्वे टारगेट होता है। यूना बताती है, ये मिशन का डेजिग्नेटेड स्पॉट है। अजीब पौधे और अनजाने जानवर दिखते हैं। नीले रंग का एक अजीब क्रीचर पौधों के बीच दिखता है। एक हिरन स्ट्रीम के पास शांति से पानी पीता है। यूना लो को बुलाती है। लो कहता है, ये सब कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसे एहसास होता है ये सच में एक एडवेंचर है। उसके दिमाग में किसी का इनवाइट फ्लैश होता है, एडवेंचर पर चलने का। लो और यूना फॉरेस्ट में चुपचाप खड़े रहते हैं। अचानक यूना बोलती है, रुक जाओ। सामने आता है एक सफेद यूनिकॉर्न वुल्फ। दोनों उस जानवर के सामने खड़े होते हैं। यूना फर्म आवाज में बोलती है, इसे मत मारना। वो बताती है, ये रॉयल यूनिकॉर्न है। लो नोटिस करता है, ये इंजर्ड है। यूना कहती है, ट्रीटमेंट वो करेगी। वो समझाती है, रेंजर्स अक्सर इंजर्ड बीस्ट्स का इलाज करते हैं। यूनिकॉर्न शांत रहता है जब यूना उसकी देखभाल करती है। लो उसकी बात मान लेता है। यूना वार्निंग देती है, उसकी मदद को गलत मत समझना। रात होती है। यूना यूनिकॉर्न के पास शांति से सो रही होती है। लो फॉरेस्ट में खड़ा होता है, हाथ में तलवार। वो तलवार में हरी एनर्जी भरकर चिल्लाता है, लोटस! पर अटैक फेल हो जाता है। लो बोलता है, कोई फायदा नहीं। वो थक कर जमीन पर लेट जाता है। आसमान को देखते हुए गहरी सोच में चला जाता है। उसे याद आता है वो स्पीयर टेक्निक्स जिनके सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस था। वो मानता है इस हाल में भगवानों के आइलैंड तक पहुंचना नामुमकिन है। वो डिसाइड करता है उसे और स्ट्रांग बनना होगा। लो पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसे यूना की बात याद आती है, तुम्हारे पास एक आर्ट है। लो मेडिटेशन में बैठ जाता है, हरी एनर्जी से घिरा हुआ। सुबह का आसमान जंगल पर रोशनी बिखेर देता है। अचानक यूना घबरा जाती है। लो पूछता है, क्या हुआ? यूना बोलती है, यूनिकॉर्न अचानक तड़पने लगा। यूनिकॉर्न धीमी आवाज में गुर्राता है। यूना कहती है, इसकी कंडीशन बेटर हो रही है। वो समझाती है, रॉयल हॉर्न बहुत स्ट्रांग रिकवरी पावर रखता है। वो कहती है, ये जख्म इंसान ने दिया लगता है। यूना लो को हॉर्न दिखाती है। वो एक चिप्ड जगह पॉइंट करती है। वो बोलती है, इसका मतलब इस यूनिकॉर्न पर पोचर ने हमला किया था। यूना बताती है कि पोचर्स रेयर जानवरों को पकड़कर इलीगल ट्रेड के लिए बेचते हैं। तब यूनिकॉर्न अचानक जोर से गुर्राता है और सीधा यूना की तरफ दौड़ पड़ता है। लो तुरंत आगे बढ़कर यूनिकॉर्न को पकड़कर रोक देता है। यूना शॉक में रह जाती है। लो शांत आवाज में बोलता है, छोड़ो, क्या बाकी का काम तुम संभाल सकती हो? यूना हाँ बोलती है और कहती है, जरूरत पड़ी तो वो अपनी मिशन भी छोड़ देगी। वो समझाती है, ये रॉयल हॉर्न यूनिकॉर्न ह्यूमन फॉरेस्ट में लगभग कभी नहीं दिखता। इसे पकड़ना सर्वे के कोर लीडर को पकड़ने जितना ही सीरियस है। लो डिसाइड करता है आगे बढ़ने का। यूना वार्निंग देती है, फॉरेस्ट में पोचर्स हो सकते हैं। लो पूछता है, अगर कोई मिला तो क्या करना चाहिए? यूना कहती है, सब कुछ ओपोनेंट की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, पर हो सकता है उन्हें हराना पड़े। लो जंगल के अंदर पूरी रफ्तार से दौड़ता है। वो महसूस करता है टारगेट बहुत तेज है और आंखों से गायब हो चुका है, पर उसे अंदाजा लग जाता है कि वो किस डायरेक्शन में गया है। लो उछलकर आगे बढ़ता है और तुरंत डिस्टेंस कवर कर लेता है। वो हमला करते हुए चिल्लाता है, पोचर! उसका वार चमकती हुई प्राणा से भरा होता है। बीच हमले के दौरान दुश्मन उस प्राणा के अजीब रंग को नोटिस करता है। जैसे ही लो पास पहुंचता है, कोई जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ! लो अचानक रुककर कंफ्यूज हो जाता है। तब उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है, सामने एक आदमी तलवार पकड़े खड़ा होता है। ऊपर देखने पर लो ट्री ब्रांच पर खड़े किसी को नोटिस करता है। वो पूछता है, कौन था? तब दो लोग एक साथ चिल्लाते हैं, आउल! तभी सीन शिफ्ट होता है। एडवेंचरर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के लॉबी में काफी लोग चल रहे होते हैं। एक आदमी काउंटर पे जाकर कमीशन लेने आता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, किस रैंकिंग का कमीशन चाहिए? तब एडी भाग कर आता है और उसे ग्रीट करता है। आदमी रुकता है और एडी की बात मानता है। दोनों खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। एडी चुपचाप खड़ा रहता है। आंखों में पक्का इरादा होता है। आदमी भी शांत रहता है। थोड़ी देर बाद एडी ऑकवर्ड हंसी के साथ बोलता है, आप तब से चुप ही खड़े हो। वो गर्व से बोलता है, उसे आर्चरी रैंकिंग का प्रोडिजी कहा जाता है। रैंकिंग के बिना पहचान मिलना काफी रेयर होता है। आदमी कुछ नहीं बोलता, बस सोच में डूबा रहता है। ग्रुप अपने कैप्टन को मेहनत के लिए थैंक्स बोलता है। कोई पूछता है, एडवेंचरर रैंकिंग का क्या हुआ?
कैप्टन बोलता है, रजिस्ट्रेशन कर ली। सब खुश हो जाते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज और बढ़ सकती हैं। एक औरत कहती है, कैप्टन ने बाकी एग्जामिनीज को अच्छा खासा टफ टाइम दिया होगा। कोई बोलता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे कोई हरा नहीं सकता। तभी एक जोर का इंपैक्ट होता है। सबका ध्यान उधर जाता है। कैप्टन एक नई प्रेजेंस महसूस करता है, जैसे उसे सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन समझा जा रहा हो। जब बताया जाता है कि कल से ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी तो सब शॉक में आ जाते हैं। एक औरत पूछती है, क्या आपने एडवेंचरर रैंकिंग में रजिस्टर किया? वो कहती है, इससे ज्यादा कमीशंस मिलेंगे, पर फिर भी काफी नहीं। कैप्टन डिसाइड करता है वो फिर से सीरियस ट्रेनिंग करेगा। वो बोलता है उसकी स्पीड वही है, पर रैंक अभी तक नहीं बढ़ी। एडी बोलता है उसकी एडवेंचरर रैंकिंग 6313 है। वो कहता है उनके बीच में सिर्फ 4 जीरो का ही फर्क है। आदमी मानता है उनकी इंटरेस्ट्स एक जैसे हैं। दोनों कमीशन बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। फॉरेस्ट के क्लियरिंग में ग्रुप खड़ा होता है। एडी और वो आदमी आमने सामने होते हैं। लो गंभीर आवाज में बोलता है, बाद में बात करेंगे, और दोनों दौड़ पड़ते हैं। लो एक्सप्लेन करता है, एक इंजर्ड रॉयल हॉर्न दिखाई दिया है और पोचर्स उसका पीछा कर रहे हैं। वो एडी से पूछता है, क्या तुम फास्ट टारगेट ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करना चाहोगे? एडी हाँ बोलता है। वो काफी तेज भाग रहा है। लो एडवाइस देता है, जंगल में दौड़ते वक्त जमीन की अनइवन जगहों का यूज करो। एक आदमी फुल स्पीड में भागता है। लो भी पूरी ताकत से स्प्रिंट करता है। कोई लो का नाम चिल्लाता है, कोई वार्निंग देता है। उस पर एक मैजिकल बीस्ट ने अटैक कर दिया है। सामने एक बड़ा खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है। उसके टेंटिकल्स हवा में लहराते हैं। लो उनसे बचकर तलवार से स्लैश करता है। वो सोचता है पास जाना मुश्किल है। डिस्टेंस से अटैक करने का डिसाइड करता है, पर रुक जाता है। अगर ऐसा किया तो सीधा अटैक में फंस जाएगा। लो एडी से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए ओपनिंग बना सकते हो? तीर हवा में उड़ते हैं। मैजिकल बीस्ट दर्द से दहाड़ उठता है और तीर लगते हैं। कोई चिल्लाता है, दोनों पैरों पर एम करो। लो तलवार से बीस्ट के पैर पर वार करता है। फिर एक और भारी स्ट्राइक। ऑर्डर मिलता है, रॉयल हॉर्न को उठाओ और निकल जाओ। लो जानवर को पकड़ लेता है। आदमी अगला मूव सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। बीस्ट गुस्से से दहाड़ता है और पेड़ से टकराकर गिर जाता है। लो रॉयल हॉर्न पकड़कर आगे बढ़ता है। वो बोलता है, इंस्ट्रक्शंस काफी सही थे। एडी बोलता है उसे सबॉर्डिनेट्स हैंडल करने की आदत है। लो को याद आता है, किसी ने कहा था सिर्फ तलवारबाजी टॉप 10 तक पहुंचने के लिए काफी नहीं। वो डिसाइड करता है एडवेंचरर रैंकिंग चढ़ने के लिए उसे और भी चीजें सीखनी होंगी। मिशन के बाद एडी और लो साथ खड़े होते हैं। लो मन ही मन तलवार से आगे बढ़ने का पक्का फैसला करता है। तभी एक लड़की भाग कर आती है, सॉरी बोलते हुए लेट होने के लिए। वो सामने का सीन देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? कहती है, अचानक अटैक करना अच्छा नहीं, चाहे फाइट जल्दी खत्म हो गई हो। मजाक में बोलती है, रैंकिंग में रिफ्लेक्ट कर दूंगी, पर नेक्स्ट टाइम सच में भी कर सकती हूँ। लो हाँ बोलता है, वो केयरफुल रहेगा। वो पूछता है, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव रिकग्नाइजर क्यों है? आदमी जवाब देता है, इससे रैंकिंग बढ़ाना आसान होता है, पर इसके अपने नुकसान भी होते हैं। वो लड़की कहती है, बिना सेट किए गए गोल्स पूरे किए वापस जाना मतलब सीधा नुकसान उठाना। लू एडी की तरफ देखकर बोलता है, तुम बस कन्वीनियंटली यूज हो रहे हो। एडी पूछता है, क्या तुम जानते हो रिकग्नाइजर्स एक्सक्लूसिव क्यों बनना चाहते हैं? वो खुद ही जवाब देता है, क्योंकि वही उनका प्रमोशन का रास्ता होता है। नरेशन बताता है, रिकग्नाइजर्स बिल्कुल मैच मेकर की तरह होते हैं, जो सही लोग ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लू लड़की को वार्निंग देता है, केयरफुल रहना। उसके दिमाग में प्रमोशन शब्द गूंजता रहता है। तब लड़की अचानक बोलती है, उसे कुछ काम याद आ गया। वो नोटिस करती है कि रॉयल हॉर्न बिल्कुल सेफ है। हॉर्न उछलकर सीधा उसकी बाहों में आ जाता है। वो मुस्कुराकर कहती है, शायद इसे यहीं सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। एडी कमेंट करता है, हॉर्न बाकी लोगों के बिहेवियर से डरा हुआ है। लड़की कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, पर लू का ऑरा काफी इंटिमिडेटिंग है। वो टेंस्ड माहौल को महसूस करती है और एक सवाल पूछती है जो उसे काफी टाइम से क्यूरियस कर रहा था। वो मैजिकल बीस्ट की लाश की तरफ देखती है। वो आइडेंटिफाई करती है, ये फॉरेस्ट फिशर है। वो समझाती है, ये ऐसा मैजिकल बीस्ट है जो इस फॉरेस्ट में पहले कभी नहीं देखा गया। लू हाँ बोलता है और कहता है इसकी एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड करनी होगी। वो याद दिलाती है, वो इकोलॉजिकल सर्वे कमीशन के लिए आए थे। फिर पूछती है, लू का ग्रुप यहाँ क्या कर रहा है? एडी बोलता है, वो लोग भी ऐसी ही कमीशन पर हैं। लड़की सोचती है, शायद कोई कमीशन है जो मर्सिनरीज और आर्चर्स को रिक्रूट करने से रिलेटेड हो। लू से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी एडवेंचरर रैंकिंग कमीशंस एक्सेप्ट किए। वो सीरियस हो जाती है और लू से कहती है, तुम्हें भी फोकस करना होगा। फिर खुशी से बोलती है, उसके पास गुड न्यूज है। वो बताती है, लू की स्वॉर्ड स्पीड रैंकिंग अपडेट हो गई है। लू अपनी डिवाइस पर रैंकिंग बढ़ती हुई देखता है। वो पूछती है, खुश हो? लू कहता है, फीलिंग्स मिक्स्ड है। लू को याद आता है एक टेक्निक जो लड़की ने तुरंत पहचान ली थी। वो पूछती है, तुम इतना डाउट क्यों कर रहे हो? लू सोचता है, क्या मैं वाकई कोई खास इंसान हूं? लड़की स्ट्रेच करते हुए कहती है, अब काफी रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। एडी पूछता है, कौन सा रैंकिंग बढ़ा?
लड़की कहती है उसे भी क्यूरियोसिटी है। वो लू से कहती है दिखाओ। ग्रुप साथ चल पड़ता है जंगल के अंदर। तब वो आदमी बोलता है उसे दोनों से कुछ कहना है। लू सीधा बोलता है उसे तलवार के अलावा और स्ट्रेंथ सीखनी है। आदमी मान जाता है, पर एडी अनश्योर होता है कि वो उस इंटेंट को फॉलो कर पाएगा या नहीं। आदमी अपनी पुरानी बैटल्स और यादें याद करता है। वो सोचता है लीडर मतलब स्ट्रैटेजीज बनाना, बिना अपने लोगों को खोए। वो टीम फॉर्मेशंस और पोजीशन समझाता है, फिर पूछता है क्या तुम सच में ये सीखना चाहते हो? लू बिना सोचे बोलता है उसे जरूरत है। वो और जानने को कहता है। आदमी कहता है जब पोजीशन डिसाइड हो जाएगी वो स्ट्रैटेजीज शेयर करेगा। लड़की नोटिस करती है लू बदलने की कोशिश कर रहा है। वो सोचती है कहीं ये कमीशन इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी पास ही एक अजीब सा डिस्टॉर्शन दिखता है। ग्रुप तुरंत अलर्ट हो जाता है। एक आदमी बोलता है वो बीस्ट्स ढूंढते हुए उन तक पहुंच गया। दूसरा आदमी गंदी हंसी के साथ कहता है बच्चे अच्छे होते हैं, उनकी फ्रेश ऑर्गन्स महंगी बिकती हैं। वो कहता है साथ में इन्हें भी पकड़ लेते हैं। वो बोलता है जब किसी बीस्ट की टेरिटरी में घुसोगे तो काटना नेचुरली है। ग्रुप बात करता है पांचों सेंसेस को